आपकी वॉइस बहुत वीक आ रही है। सभी को प्रणाम। सभी का साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। गायत्री मंत्र से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये साइकोलॉजी की पहली क्लास है। अभी आवाज ठीक है? ऑडियो वगैरह ओके, तो ये जनरल साइकोलॉजी की आपकी क्लास है। ये एकेडमी में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें यूनिट 6 जो है वो साइकोलॉजी का यूनिट 6 का कुछ हिस्सा साइकोलॉजी को डेडिकेटेड है। तो बेसिकली इसमें जनरल साइकोलॉजी आपको पढ़नी है ताकि आप योग के साथ साथ आप साइकोलॉजिकल बेसिक एस्पेक्ट्स को समझ पाए, जिससे आप शरीर और मन की चिकित्सा के लिए और बाकी चीजों को समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं एक योग पॉइंट से निकल के आया। जब इंडियन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें सारे फिलोसफिकल दर्शन वगैरह को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जब साइकोलॉजी रिसर्च के फॉर्म में देखने को मिलती है तो हमारा वेस्टर्न साइकोलॉजी प्रकाश में, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स आपको समझते हैं कि साइकोलॉजी कब से प्रकाश में आई, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे ये रिसर्च का हिस्सा बन गई और क्या क्या चीजें आज के टाइम पे चल रही है जो आपके सिलेबस में है उनको। मैं हर्षिका जायसवाल, रिसर्च स्कॉलर और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और आपको लास्ट 3-4 इयर्स I'm sorry to interrupt, but I think background में कुछ तो आवाजें आ रही है, म्यूजिक या कुछ ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है। सॉरी, थैंक यू। बट वो सेंट्रल चल रहा है तो शायद मुश्किल होगा। अगर किसी की आवाज है अब शायद ठीक है। हाँ, आई थिंक शायद वो एकेडमी की तरफ से ना चल रहा हो। ओके, अब ठीक है मैम। अब ठीक है, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे शुरू करते हैं। अगर कोई भी इंटरप्शन लगे या कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो आप टॉपिक के एंड में या सेशन के एंड में जरूर पूछ सकते हैं। और ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें आपको हेल्प करनी है और आपको जस्ट चीजों को सीखना है, लर्न करना है टू क्रैक योर एग्जाम, टू अचीव योर गोल। तो फर्स्ट हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं और उसके बाद में वन बाय वन। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें बेसिक चीजें सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। स्लीप, स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। कॉन्शियसनेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आप, चेतना के बारे में योग में। तो यहाँ पे आप ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के स्टेट को जानेंगे, जिसमें बेसिक आपको दो चीजें पढ़नी, स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर। दूसरा टॉपिक है बिहेवियरल साइकोलॉजी का, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। मतलब बेसिक क्या क्या है बेसिक साइकोलॉजी के, एंड साइकोलॉजी को बिहेवियरल साइंस के रूप में किस तरीके से जानते हैं, कैसे इवॉल्व हुई साइकोलॉजी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है बिहेवियरल साइकोलॉजी ही रहेगा। उसके बाद में फिर हम ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट फिर पर्सनैलिटी में नेचर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्या डिटर्मिनेंट्स है पर्सनैलिटी के, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट को पढ़ने हैं आपको, फैक्ट्स एंड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात आती है। तो सब कुछ बहुत इंट्रोडक्टरी फॉर्म में समझना है और साथ में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे किन किन ट्रिक्स को अप्लाई करके किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। बेसिक अपना मोटो यही है कि हम लोग एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ जो हमारा मनोविज्ञान है या एस्पेक्ट है इसका, योग का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो हम समझ पाए। ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग और मेमोरी, इनका बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप्स पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है मेंटल हेल्थ, ये लास्ट टॉपिक है जिसमें कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, इसमें इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी।
तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं या आपका ये सिलेबस है, इसको हम लगभग ऑलमोस्ट 10 डेज में कवर करते हैं और साथ में फिर लास्ट डे PYQs और जो भी MCQs है। तो पहला आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो अब मास्टर्स में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पज से हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। मास्टर्स में पेपर साइकोलॉजी का होता है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के आपने किए होंगे, तो यहाँ पे जस्ट हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन चीजों को करेंगे। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो बेसिकली साइकोलॉजी किस तरीके से अराइज हुई, क्या चीजें निकल के आई या कहाँ से ये वर्ड आया, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप जानते हैं तो कुछ बता सकते हैं कि साइकोलॉजी किस शब्द से निकल के आया है या किसने दिया है इस वर्ड को, समझ में आएगा कि हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं इजिली। और if anyone wants to answer, what is psychology? Okay, चलिए, मतलब वॉइस तो क्लियर है ना मेरी, सुनाई दे रहा है सारी चीजें ना? यस मैम, वॉइस क्लियर। चलिए, तो मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करती हूँ, फिर शायद आप इजीली। तो साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड साइकी, इसका मीनिंग है सोल और माइंड। तो ये एंशियंट ग्रीक वर्ड साइकोलॉजी दो शब्दों से बना है, साइकी एंड लोगस। और जो लोगस है या लॉजिक कहा गया है या लॉजिया भी बोलते हैं उसको, अ स्टडी मींस स्टडी ऑफ माइंड। तो साइकी का मतलब है सोल या माइंड, एंड जो आपका लॉजिया दूसरा वर्ड है इसका मतलब है स्टडी ऑफ माइंड, एंड साइकी का मतलब है सोल या हमारा मन। तो आत्मा का अध्ययन या मन का विज्ञान, या इस तरीके से अरस्तु और प्लेटो ने पहले शुरुआत में बताया कि हमारा साइकोलॉजी इस तरीके से मतलब डिफाइन किया। लेकिन अब रिसेंट टाइम में इसका जो डेफिनेशन देखने को मिलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट। बट अगर हम लिटरल मीनिंग के आधार पर देखें या शब्दों के आधार के डिवाइडेशन पे देखें तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि साइकी का मतलब होता है सोल या माइंड, एंड लॉजिया का मतलब होता है हमारा स्टडी ऑफ माइंड। Today, the word most accurately describes psychology as a science of mind and behavior. इसको most of science of mind या behavior के नाम से जानते हैं कि हमारे व्यवहार के पीछे का विज्ञान क्या है, उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। या हमारे मन में जो भी विचार या भावनाएं चल रही हैं उसके पीछे का विज्ञान है, उसको अध्ययन करने की जब बात आती है तो उसमें साइकोलॉजी की हम साइकोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि 1908 में जर्मन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहास स्टार्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ हिज उनकी बुक है साइकोलॉजी एंड एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक, जो कि 1908 में इन्होंने लिखी। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट येट इट्स रियल हिस्ट्री शॉर्ट। साइकोलॉजी का पास्ट तो बहुत लंबा है लेकिन इसकी रियल हिस्ट्री शॉर्ट है। पास्ट लंबा का मतलब है कि साइकोलॉजी पहले फिलोसफी का पार्ट था, दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, मनोविज्ञान। इसके बाद में दर्शन शास्त्र से अलग होके जब विल्हेल्म वुंट ने सबसे पहले लैबोरेटरी एस्टेब्लिश करी साइकोलॉजी की, तब जाके ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से या साइकोलॉजी के रूप में हमारे सामने निकल के गया। तब से इसका इतिहास शुरू होता है। तो इसका जो इन्होंने बताया हर्मन एबिंगहास ने अपने बुक में, इसका इतिहास तो लंबा है लेकिन इसकी जो रियल हिस्ट्री है वो काफी छोटी है। तो वो कब से शुरू हुआ, वो जब इनका विल्हेल्म वुंट ने अपना एक्सपेरिमेंटल लैब एस्टेब्लिश करी तब से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एबिंगहास द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी बिगिन व्हेन गुस्ताव फेक्नर, एबिंगहास हिमसेल्फ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विल्हेल्म वुंट 1932 से 1920 का इनका रहा कार्य बिगिन टू कंडक्ट एम्पिरिकल रिसर्च। तो तब ये फिलोसफी से सेपरेट हुआ जब विल्हेल्म वुंट का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही फादर ऑफ साइकोलॉजी जाने जाते हैं। और उनके साथ साथ बहुत सारे रिसर्चर ने मिलकर इस चीज को अंजाम दिया, एक्सपेरिमेंट के रूप में साइकोलॉजी को देखना शुरू किया, रिसर्चर्स के रूप में साइकोलॉजी को ये भी वो चीजें सामने है। तो
psychology not only helps you understand why people and animal do practical behavior, तो कुछ मतलब एक तरीके से myths हैं या कुछ facts हैं जो psychology को लेके समझने हैं हमें कि साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन और एनिमल मतलब बिहेवियर को मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ही नहीं बल्कि एनिमल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है साथ ही बट ऑल्सो इट हेल्प्स यू बेटर अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड रिएक्शन टू अदर्स। तो आपकी बिहेवियर पर्टिकुलर कोई बिहेवियर आप क्यों कर रहे हैं, कोई एनिमल क्यों कर रहा है, साथ ही हम खुद को समझ पाए और दूसरों के भी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर पाए कि किसी ने फ्रस्ट्रेशन में कोई बात कही है या गुस्से में कोई बात कही है या प्यार से कोई बात कही है, किस तरीके से उसने ये रिएक्शन दिया है, इसके पीछे के व्यवहार को हम समझ पाए, इसके लिए हमने साइकोलॉजी को की आवश्यकता होती है या साइकोलॉजी हमें इस तरीके से हेल्प करती है। साइकोलॉजी कैन हेल्प यू कॉम्प्रिहेंड how your brain and body are connected। तो साइकोलॉजी आपको हेल्प करती है सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका ब्रेन एंड बॉडी किस तरीके से कनेक्टेड है, माइंड और बॉडी किस तरीके से कनेक्टेड है और आप फिर किस तरीके से उन चीजों की एक कंबाइंड हेल्प से कोई भी रिएक्शन कर पाते हैं, कोई व्यवहार दिखा पाते हैं या किसी भी व्यवहार को समझ पाते हैं। How to improve your learning abilities and memory and how to deal with stressors of life। साइकोलॉजी इसमें भी हेल्प करती है कि हम अपनी लर्निंग एबिलिटीज को किस तरीके से इम्प्रूव करें। अब आप अपनी जो ज्ञानवर्धक क्षमताएं हैं उनको इस तरीके से बढ़ाएं। मेमोरी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें भी साइकोलॉजी हेल्प करती है कि किस समय कितना किस तरीके से याद किया जाए, तो वो चीजें हमें एग्जाम में हेल्प करें। एंड हमारी जिंदगी के जितने भी स्ट्रेसर्स हैं उनको भी हम लाइफ को कैसे ठीक कर पाए या फिर उनसे हम बच पाए या उनसे हैप्पीली लाइफ जी पाए, इसमें भी साइकोलॉजी। Psychologists do study people, but they study animal as well। तो people पे भी स्टडी करते हैं, एनिमल्स पे भी स्टडी करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेंगे जो कि एनिमल्स पे स्टडी किए गए, ठीक है। उनकी रिसर्चर्स को हम आजकल थ्योरीज के रूप में पढ़ रहे हैं। अभी आजकल एनिमल्स पर डायरेक्टली स्टडी करना काफी एथिकली बैंड है। पीपल पे भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें REC अप्रूवल लेना होगा एथिकल कमेटी से, उसके बाद में हम किसी से कंसेंट फॉर्म उनसे कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे, फिर क्वेश्चन फिल करा सकते हैं। तो एथिकली बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। And to better understand what motivates behavior, psychologists study not only what people and animals do, but also what happens in their bodies and in their brain as they do। तो कोई भी व्यवहार क्यों करते हैं पीपल एंड एनिमल, साथ के साथ उनकी बॉडी में, उनके ब्रेन में, उनके माइंड में किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं, कौन सा केमिकल एक्टिवेट हो जाता है या कौन से हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो इस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अराउजल एक्टिवेट हुआ या फिर सेरोटोनिन एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से वो लो मूड फील कर रहे हैं या हाई मूड फील कर रहे हैं। इस तरीके से हम इन सब के स्टडीज को देखते हैं। तो साइकोलॉजी इन सारी फील्ड्स में आपको हेल्प करेगी। तो आप ये एग्जाम के साथ साथ आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अपनी डेवलप कर पाएंगे। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है बेसिक कंसेप्ट जो साइकोलॉजी के पीछे हमें क्यों पढ़ाई करनी है, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस के रूप में वो आप देखो। अब ये डेफिनेशन है बेसिक साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। कोई भी पूछे साइकोलॉजी क्या है तो आज के बाद आपको यही डेफिनेशन बताएंगे। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। NCERT की डेफिनेशन है ये, जिसमें बेसिक बताया गया है कि साइकोलॉजी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि प्रूफ, जहाँ पे जैसे साइंस की डेफिनेशन होती है कि किसी भी सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, कोई भी सिस्टमैटिक स्टडी करी गई हो वो हमारे साइंस कहलाती है। तो यहाँ पे भी हम साइकोलॉजी में किसी भी व्यवहार को या किसी मेंटल प्रोसेस की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको साइंटिफिक वे से पढ़ते हैं, समझते हैं, देन हम उसको डिफाइन करते हैं। बिहेवियर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बिहेवियर इंक्लूड आउटवर्ड एंड जिसे हम ओवर्ट एक्शन कहते हैं, ओवर्ट एक्शन और रिएक्शन सच एज टॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट।
तो बिहेवियर में हमारा आउटर एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, आउटवर्ड एक्शंस आ जाते हैं। एंड द टर्म मेंटल प्रोसेस रेफर्स टू ऑल इंटरनल, जो कि कवर्ड है, हिडन है, मतलब ढकी हुई है, जो हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो क्रियाएं हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में हो रही है और उनके रिएक्शंस हमारी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। एक्टिविटीज ऑफ आवर माइंड जैसे थिंकिंग, फीलिंग, रिमेम्बरिंग। अब हम थिंकिंग को देख नहीं सकते कि कोई इंसान कितना सोच रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स चल रहे हैं सपोज, या आप मुझे सुन पा रहे हैं इजीली और उससे रिलेटेड आप थॉट्स को कनेक्ट करते जा रहे हैं कि आपने क्लास में किस तरीके की चीजें सुनी या इससे पहले क्या क्या पढ़ा है, वो सब कुछ आपके माइंड में जो चल रहा है वो सारा का सारा हिडन प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है, जिसको हम मेंटल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब मैं पूछूंगी आपसे कोई भी क्वेश्चन, आप उसका आंसर बताएंगे तो वो आपका आउटर वर्ड बिहेवियर होगा या ओवर्ड एक्शन होगा, जिसको आप रिस्पॉन्सिव फॉर्म में प्रेजेंट करें। तो इस तरीके से हम एक साइंटिफिक तरीके से इन दोनों की स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड मेंटल। तो इन दोनों को भी आपने डिटेल में समझा। अब क्वेश्चन आया था नवंबर 2017 में, पहले से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थे, अब थोड़ा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है आपका? आत्मा का, मन का, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का। मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का। ठीक है, किसी के दिमाग में कोई सवाल था, शायद कोई कुछ पूछना कुछ चाह रहा था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि साइकोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ी या कैसे इवॉल्व हुई, कितनी इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है उसको हम समझेंगे। तो साइकोलॉजी इज रिलेटिवली न्यू फील्ड इन द realm of the sciences, only about 150 years old. तो 138 साल पुराना ये विज्ञान है, बस इसको हमें इतनी सी स्पेस की समझ को चाहिए। It's not that no one thought about why people and animals do the things they do before them. On the contrary, there were philosophers, medical doctors, physiologists who thought about little else, particularly with regard to people. So, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीजें आई कि हम किसी भी व्यवहार को क्यों करते हैं या ऐसा हम बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं। तो इसके लिए फिलोसोफर्स ने अपनी फिलोसफीज दी कि हमारे दर्शन शास्त्रियों ने कि इस वजह से हम कोई भी व्यवहार करते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स ने अपने ओपिनियन दिए, फिजियोलॉजिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, तो सबने रिसर्चर्स के माध्यम से या अलग अलग चीजों के माध्यम से अपनी चीजें। फिलोसोफर्स में आ जाते हैं जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, रेने देकार्तेस, and try to understand or explain human mind and its connection to the physical body. उन्होंने समझने की कोशिश करी कि माइंड और बॉडी किस तरीके से कनेक्टेड। मेडिकल डॉक्टर्स एंड फिजियोलॉजिस्ट wondered about the physical connection between body and brain. मेडिकल डॉक्टर्स एंड फिजियोलॉजिस्ट इनमें भी माइंड एंड ब्रेन की स्टडी की और इस चीज के बारे में जानना समझा। लेकिन जब साइकोलॉजी की बात आती है तो इनमें नाम आता है विल्हेल्म वुंड का, इवान पैवलोव का और हरमन एबिंगहॉस का। तो इस तरीके से इन लोगों ने कैसे साइंटिफिक वे में उन चीजों को स्टडी करके, प्रूफ करके रिप्रेजेंट किया एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में, उसको हम साइकोलॉजी के अंतर्गत माइंड और बॉडी की स्टडी साइकोलॉजी कैसे। तो ये है आपके विल्हेल्म वुंड। विल्हेल्म वुंड सेट अप अ इंस्टीट्यूट for experimental psychology at the University of Leipzig in 1879. 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में सबसे पहले विल्हेल्म वुंड ने अपनी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब स्टैब्लिश करी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले फिलोसफी का हिस्सा थी, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहे थे कि माइंड और बॉडी किस तरीके से कनेक्टेड है, कहाँ तक कनेक्टेड है, क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या रिएक्शन रहता है बॉडी का या माइंड का जब हम कोई भी व्यवहार रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उस चीज को प्रूव करने का प्रयास किया और तभी से 1879 से फिलोसफी से अलग होकर साइकोलॉजी ने अपनी स्वतंत्र एक तरीके से स्थापना करी या अपने आप को इंडिपेंडेंट फॉर्म में, इंडिपेंडेंट साइंस के फॉर्म में लोगों के सामने शुरू। ठीक है, तो ये विल्हेल्म वुंड की लैब है जिसको उन्होंने जर्मनी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश करी थी 1879 में। तो सबसे पहला सवाल यहीं से आता है कि साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो विल्हेल्म वुंड जाने जाते हैं। फर्स्ट लैबोरेटरी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हुई जर्मनी में 1870।
इट वाज हियर दैट विल्हेल्म वुंड, ये जर्मन में है, विल्हेल्म वुंड किस तरीके से लिखता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फॉर द जस्ट हमें और एक्सप्लोरेटिव नॉलेज मिल जाती चीजों की। A psychologist attempt to apply scientific principle to the study of human mind. तो इन्होंने क्या कोशिश करी कि हम किस तरीके से ह्यूमन माइंड की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल के आधार पर हम ह्यूमन माइंड की स्टडी कर सकते हैं, साइंटिफिक सिद्धांतों के आधार पर हम कौन से सिद्धांत अप्लाई करें जिससे ह्यूमन माइंड की स्टडी करी जा सकती है। वुड बिलीव दैट कॉन्शियसनेस, मतलब उनका मानना था कि जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। कॉन्शियसनेस क्या है विलियम वुंड के हिसाब से, स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जिसमें हम एक्सटर्नल इवेंट के लिए अवेयर है, बाहर क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उसके लिए हम अपने आप को समझ पा रहे हैं या अवेयरनेस के माध्यम से हम जान पा रहे हैं। कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू थॉट्स, एक्सपीरियंस, इमोशन एंड अदर बेसिक एलिमेंट। तो जस्ट इनकी बात को समझते जाना है कि ये इनकी फिलॉसफी है, ये इनकी थ्योरी है, हमें जस्ट उन चीजों को समझना है, ठीक है। तो इन्होंने चेतना के बारे में क्या बताया कि हम चेतना के माध्यम से बाहर जो भी इवेंट हो रहे हैं उनको हम समझ सकते हैं और उसको हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं थॉट्स के रूप में, एक्सपीरियंस के रूप में, भावनाओं के रूप में और अदर बेसिक एलिमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ये और ट्रांसलेशन है उसका हिंदी। Wundt gave the concept of objective introspection. तो इन सब चीजों को समझने के लिए थॉट, बिहेवियर, थॉट, इमोशंस और हमारे अनुभवों को समझने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड बताया जिसके माध्यम से हम कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके स्टडी कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, एक तरीके से कि जहाँ पे हम खुद में चीजों का एनालिसिस करके बताते हैं कि हाँ हमें ये चीज महसूस हो रही है या ये हमारे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से विलियम वुंड आपको समझा पाएंगे कि वुंड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड मेजरिंग one's own thoughts and mental activities। अपने थॉट्स, अपनी मेंटल एक्टिविटी को खुद एग्जामिन करना, ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से ही पॉसिबल है कि हम अपने थॉट्स, अपनी मेंटल एक्टिविटीज को खुद ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो खुद समझ पाए कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या हमारे मन में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो इनका काफी फेमस रहा और जिसके माध्यम से उन्होंने स्टडी करी, one might place an object such as a rock in a student's hand and have the student tell him everything that he was feeling as a result of having the rock in his hand, all the sensations stimulated by the rock। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंटल लैब में थे और उन्होंने स्टूडेंट को बुलाया, अपने स्कॉलर्स को बुलाया और उनके हाथ में एक रॉक दिया, एक पत्थर दिया और उन्हें बताया कि क्या महसूस कर रहे हो या कौन कौन से सेंसेशंस आपको स्टिमुलेट हो रहे हैं या आप क्या महसूस कर पा रहे हैं आप इस चीज के बारे में। इसने बताया कि ये रॉक बहुत रफ है, इसका फिजिकल ऐसा बॉडी बहुत रफ है और इसको हम किसी को मारने के लिए यूज कर सकते हैं या कील को ठोकने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स, इमोशन, फीलिंग जो भी आती गई लोग बताते हैं, जो स्टूडेंट्स बताते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन था कि हमारे अंदर जो भी थॉट्स या इमोशंस हमारे माइंड में, जो भी उस पर्सन के या उस स्टूडेंट के माइंड में आ रहे हैं, वो सारे सेंसेशंस को एक्सप्लेन करता है। तो सारी चेतना उसकी कहाँ गई, उस रॉक को अंडरस्टैंड करने में गई और उसको ब्रेक डाउन किया गया थॉट, इमोशंस और फीलिंग्स के फॉर्म। दिस अटेंशन टू ऑब्जेक्टिविटी together with the establishment of the first true experimental laboratory in psychology। तो इस के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले साइकोलॉजी के लैबोरेटरी में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके एस्टैब्लिश किया गया। दैट्स व्हाई वुंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी है। पर्सन जिस तरीके से जिन भावनाओं पे अपना ध्यान केंद्रित करता है उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसके माध्यम से उन्होंने इस लैबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया। उसके
उसके बाद में अब साइकोलॉजी पूरे ऑल ओवर मतलब धीरे धीरे फैलनी शुरू हुई, किस तरीके से ये डेवलप होनी शुरू हुई, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है वो हम वन बाय वन। तो सबसे पहले विल्हेल्म वुंड ने जब 1879 में अपनी लैब स्टैब्लिश करी, उसके बाद 1896 में इन्होंने अपना एक स्कूल स्टैब्लिश किया, साइकोलॉजी का स्कूल। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है कि साइकोलॉजी के अलग अलग एक तरीके से माइलस्टोन डेवलप हुए या लोगों के अलग अलग थॉट्स डेवलप हुए। जब कोई नई चीज एकदम से शुरू हुई तो उसमें क्या क्या किस किस फील्ड में इसमें रिसर्चेस आई वो आपको वन बाय वन देखना समझ। तो सबसे पहले जो इनका कॉन्शियसनेस का एक्सपेरिमेंट था, इस चीज को और एक्सप्लोर करके इन्होंने अंडरस्टैंड किया, उसमें रिसर्चेस करी और एक स्कूल की स्थापना करी जिसको कहा गया स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हेल्म वुंड के स्टूडेंट ईवी टिचनर ने। उसके बाद में फिर आया 1896 में आपका फंक्शनलिज्म आया, ये जर्मनी में और फंक्शनलिज्म अमेरिका में स्टैब्लिश हुआ। मतलब एक ही साथ दो स्कूल डेवलप हुए अलग अलग जगह पे, क्योंकि जैसे एक थॉट आया, एक रिसर्च आया तो उसको सबने देखा समझा, तो उसके अगेंस्ट या उसके सपोर्ट में बहुत सारी चीजें निकल के आती, रिसर्च में ये सारी चीजें होती। तो अमेरिका में फंक्शनलिज्म हुआ, फिर स्ट्रक्चरलिज्म आया, देन आफ्टर आपको देखने को मिला 1896 के बाद में 1900 में साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड का। फिर आपका आ गया जेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1912 में, जिसमें परसेप्शन के कॉन्सेप्ट देखने को मिले। स्ट्रक्चरलिज्म के ही कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर किया गया वहाँ पे जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। देन आपका आया बिहेवियरिज्म, जिसमें फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया, जिसमें जॉन वॉटसन का एक्सपेरिमेंट, जीन पियाजे और जितने भी बिहेवियरिस्ट रहे हैं इनके थोड़ी उन्होंने बिहेवियरिज्म पे फोकस किया कि जो भी व्यवहार हम देख सकते हैं उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं या उसमें हम जो चाहे वो परिवर्तन ला सकते। एंड उसके बाद में फिर आया 1954 में बेसिक रहे हैं। उसके बाद में जो अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी एस्टेब्लिश हुई, फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी, अभी आजकल पीस साइकोलॉजी, जेंडर साइकोलॉजी, तो बहुत सारे साइकोलॉजी, एआई को लेके भी तो बहुत सारे साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांच, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये सारी बातें। तो बेसिक कुछ चीजें तो वन बाय वन स्कूल को हम समझेंगे। इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। मैम सबसे पहले वुंड ने ही साइकोलॉजी का वर्णन किया था, मतलब साइकोलॉजी के बारे में। इससे पहले कुछ पता ही नहीं था क्या साइकोलॉजी के बारे में? नहीं, इससे पहले साइकोलॉजी के बारे में एरिस्टोटल, प्लेटो, फिलोसोफर्स, इन सब ने साइकोलॉजी के बारे में अलग अलग व्याख्या करी। किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, ठीक है। लेकिन वुंड ने एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में बताया। वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहले विल्हेल्म वुंड की एक्सपेरिमेंट से ही साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग किया, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है या कहा जाता है। क्योंकि जो बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू थे एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सबका जो कथन था वो उनके खुद के अनुभवों के आधार पर था। यहाँ पे क्या है, यहाँ को लोगों से अनुभव करके या अपने लैब में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साइंटिफिक तरीके से उन चीजों को स्टडी करके फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस वजह से इसको साइंटिफिक स्टडी के रूप में या साइंस के रूप में इसे तब से अलग किया गया जब विल्हेल्म वुंड ने लैबोरेटरी एस्टैब्लिश किया, तो इसलिए उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ओके मैम। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना ईवी टिचनर ने करी। स्ट्रक्चरलिज्म जो कि अर्ली पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, एसोसिएटेड विद विल्हेल्म वुंड एंड एडवर्ड टिचनर, इन व्हिच द फोकस ऑफ स्टडी इज स्ट्रक्चर और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइंड, जिसमें बेसिक स्टडी का एलिमेंट मतलब माइंड पे स्टडी करना, बेसिक एलिमेंट बेसिकली माइंड के स्ट्रक्चर पे इनका फोकस। One of Wundt's student, Edward Titchener या E.B. Titchener इन्हें कहते हैं, an Englishman who eventually looked Wundt's ideas to Cornell University in New York. तो ये वुंड के आइडिया
को न्यूयॉर्क कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ले गए और इन्होंने उस पे इनके एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए माइंड के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया और साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म जैसे स्कूल स्थापना करी। Titchener expanded Wundt's original ideas, calling his new viewpoint structuralism, because the focus of the study was the structure of mind. तो इन्होंने जो इनके ओरिजिनल आइडियाज थे वुंट के उनको और एक्सप्लोर किया और जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे स्टडी करना शुरू किया। He believed that every experiences could be broken down into individual emotional sensation. इन्होंने बताया कि हर किसी का जो भी एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं या जो भी हमारी कॉन्शियसनेस है हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इमोशंस और सेंसेशंस के फॉर्म में इंडिविजुअल। हर कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी समटाइम फील कर सकता है, कोई उस टाइम लो सेंसिटिविटी फील कर सकता है, लो इमोशन फील कर सकता है, हाई इमोशन फील कर सकता है, किसी के दिमाग में अच्छे थॉट्स आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल बेसिस पे इमोशन एंड सेंसेशंस को ब्रेक डाउन कर सकता है, उसके कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन कर सकता है। Although Titchener agreed with Wundt that consciousness could be broken down into its basic element, Titchener also believed that objective introspection could be used on thought as well as physical sensation. तो टिचनर ने एज इट इज जैसा कि उनके आइडिया को कॉपी किया विल्हेल्म वुंट के कि कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके हम स्टडी कर सकते हैं और कॉन्शियसनेस को हम ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन के आधार पर या ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन नामक टूल के आधार पर या एक्सपेरिमेंटल मेथड के आधार पर हम इसके माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिचनर माइट हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट things that are blue rather than actually giving them a blue object and asking for a reaction to it. तो जैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में टिचनर ने क्या किया, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया और कहा कि आप ब्लू चीजों के बारे में बताएं। उन्हें ऐसा नहीं है कि कोई ब्लू ऑब्जेक्ट दिया, बल्कि उन्होंने जस्ट ये सिंपल ब्लू वर्ड बताया। तो बच्चों ने ब्लू से रिलेटेड आंसर्स देने शुरू किए। स्काई इज ब्लू, बर्ड के जो फेदर होते हैं वो ब्लू होते हैं, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है किसी ने बताया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लू एक उन्हें स्टिमुलस वर्ड मिला और उससे रिलेटेड जो भी उनके माइंड में थॉट्स इमोशंस आते गए वो बच्चे बताते गए या स्टूडेंट्स बताते गए। तो जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई वस्तु दी जाए तभी वो उस चीज को बता पाए, वो इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से उनके माइंड में जो भी चीजें आई उन्होंने बताया। तो कॉन्शियसनेस में जो भी चीजें आई उसको उन्होंने थॉट्स इमोशंस में ब्रेक डाउन करके Such an exercise might have led to something like the following. What is blue? ये इन्होंने पूछा। There are blue things like sky, birds, feather. In 1894, one of Titchener's students at Cornell University becomes famous for becoming the first woman to receive a PhD in psychology. तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वुमन को ही PhD मतलब साइकोलॉजी PhD अवार्ड हुई। हर नेम वाज मार्गरेट एफ वॉशबर्न एंड शी वाज टिचनर्स ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर दैट ईयर। तो उस साल की वो टिचनर की ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट रही। स्ट्रक्चरलिज्म वाज डोमिनेंट फोर्स इन द अर्ली डेज ऑफ साइकोलॉजी बट इट इवेंचुअली died out in the early 1900s as the structuralists were busily fighting among themselves over just which key element of experiences were concerned. तो ये साइकोलॉजी का फर्स्ट फोर्स रहा, डोमिनेटिंग फोर्स रहा अर्ली डेज में साइकोलॉजी के। लेकिन 1900 के बाद जब साइको एनालिसिस आया तो ये लोग अपने थॉट्स को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा फाइट करते रहे कि किस तरीके से हम अपने थॉट्स को बचा के रखें, क्योंकि साइको एनालिसिस बहुत तेजी से फेमस हुआ सिगमंड फ्राइड। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चरलिज्म का ये हिस्सा हम समझ पा रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म इस तरीके से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में देन बात आती है फंक्शनलिज्म की, सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। Functionalism, early perspective in psychology associated with William James, in which focus of the study is how the mind allows people to adopt, live, work and play. तो फंक्शनलिज्म जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, फंक्शनलिज्म फंक्शन की बात कर रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर की बात। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा माइंड
फोकस कर रहा है कि फंक्शन क्या, हम किस तरीके से किसी भी एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ हमारी एडॉप्टेबिलिटी कितनी जल्दी हो पाती है, हम कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं सिचुएशंस को, रहते हैं, हमारा वर्क प्रोफाइल, हमारा कार्य करने का तरीका, खेलना, बाकी चीजें भी। ठीक है, तो कहाँ पे किस तरीके से डेवलप हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट स्कूल इन अमेरिका। इट ऑफर्ड क्लासेस इन साइकोलॉजी इन 1870s। तो लेट 1870s में इसने साइकोलॉजी क्लासेस ऑफर करना शुरू किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, जिसमें ये तरीके से फंक्शनलिज्म डेवलप हुआ। These classes were taught by Harvard's most illustrious instructor, William James. So, in psychology classes, William James के द्वारा दी जा रही थी। James began teaching anatomy and physiology, but his interest in psychology developed. He began teaching almost exclusively. साइकोलॉजी में आपको जितने भी साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के होंगे या फिर फिजिक्स के प्रोफेसर होंगे, मतलब अलग अलग फील्ड्स, क्योंकि साइकोलॉजी पहले तो था नहीं, बाद में अब ओरिजिनली साइकोलॉजिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जितने भी रहे ये सारे साइंटिस्ट रहे हैं, और जो अलग अलग, कोई सर्जन था और उसे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया और उसने साइकोलॉजी में कोई नया थॉट, नया रिसर्च डेवलप कर दिया। तो इस तरीके से इनका जो बेसिक विलियम जेम्स का जो फील्ड था वो टीचिंग का था, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का था। तो इसके बाद में साइकोलॉजी में इनको इंटरेस्ट आया और इसको उन्होंने शुरू किया। इस कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक का ऑनेस्ट था। मैम जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो मतलब ठीक है, बट जब आप हिंदी में बोलते हो ना तो थोड़ा मतलब आवाज दबती चली जाती है। अच्छा, एक्सप्लेन करने में? यस मैम। ओके, तो मैं क्या हिंदी में भी पढ़ दूं? नहीं मैम, इंग्लिश में के साथ जब आप हिंदी पढ़ाते हो ना तो इंग्लिश तो मतलब पूरा प्रॉपर समझ में आता है, बट हिंदी में ना थोड़ा आवाज डाउन चली जाती है, मतलब लास्ट तक थोड़ा। ओके ओके, चलिए लेट मी मैम हिंदी कभी, हाँ मैम कभी ना स्लो हो जाती है आवाज, सुनाई नहीं देती, कभी सुनाई देती है। मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो या मैम वो आपके शायद ईयरफोन का इशू है। अच्छा, ईयरफोन का इशू है, विदाउट ईयरफोन का। ओके, अभी मेरी आवाज ऑडिबल है क्या क्लियरली? यस मैम। तो हम लोग फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स की बात कर रहे थे। इस कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छा ये टेक्स्ट बुक्स जो है बेसिक, इनको हम याद रख सकते हैं फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, जैसे एबिंगहॉस की बुक थी साइकोलॉजी की, जिसमें इन्होंने बताया है कि इट्स रियल हिस्ट्री शॉर्ट, बट इसका जो साइकोलॉजी का मतलब लॉन्ग पास्ट, बट इसकी रियल हिस्ट्री शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ बुक्स हैं इनको हम याद रख सकते हैं। तो विलियम जेम्स की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। अनलाइक वुंड एंड टिचनर, जेम्स वाज मोर इंटरेस्टेड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस टू एवरीडे लाइफ देन जस्ट इट्स एनालिसिस। तो वुंड और टिचनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कॉन्शियसनेस पे काम किया था, वैसे ही इनका एक तरीके से लोगों की लाइफ में किस तरीके से उनका रोल है उन पे इंटरेस्ट डेवलप कर रहे थे, और बेसिकली फिर जाके ये ह्यूमन माइंड के फंक्शन की बात कर रहे थे। He believed that scientific study of consciousness itself was not yet possible. तो जब कोई थॉट आता है और हम अपना कोई नया थॉट लेने के नया रिसर्च देते हैं तो हम रिसर्च रिव्यू करते हैं और हम देखते हैं कि कौन से चीजें चल रही हैं। तो उन्होंने देखा कि कॉन्शियसनेस के बारे में विलियम वुंड और टिचनर बात कर रहे हैं, जो कि कॉन्शियसनेस की साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तक आपको लग रहा था कि हाँ ये बात तो ठीक है कि कॉन्शियसनेस को हम सेंसेशन और इमोशंस में ब्रेक डाउन करके समझ सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन शायद अब आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि नहीं, इसका साइंटिफिक स्टडी पॉसिबल नहीं। ऐसा भी विलियम जेम्स ने कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कॉन्शियस आइडियाज आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन एवर चेंजिंग स्टेट। जैसे कहते नहीं कि पानी अगर हम देखते हैं तो गंगा जी की लहर दोबारा सेम वाटर नहीं फ्लो करता,
तो वैसे ही हमारे माइंड में जो थॉट्स का प्रोसेस चल रहा है वो एक थॉट इतनी जल्दी स्पीड से आगे बढ़ता जाता है कि शायद हम उस चीज को रोक पाए या कंट्रोल कर पाए या ब्रेक डाउन कर पाए, ऐसा असंभव सा दिखता है, ऐसा विलियम जेम्स का कहना था। क्योंकि कॉन्शियसनेस में हमारे आइडियाज बहुत फ्री फ्लोटिंग के फॉर्म में चलते रहते हैं। And once you start thinking about, you were just thinking about, what you were thinking about is no longer what you were thinking about. तो अगर आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो थॉट्स चलते जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे थे, और फिर दोबारा सोचना शुरू करते हैं कि आप इस चीज के बारे में सोच रहे थे, तब तक कुछ और दिमाग में थॉट्स चलते चले जाते हैं। तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते जाते हैं, तो उन्हें हम एक जगह रोक पाए या कंट्रोल कर पाए या ब्रेक डाउन कर पाए, उस वहां पे वो पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिज्म की कॉन्सेप्ट आने से पहले विलियम जेम्स ने इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया कॉन्शियसनेस को, यानी स्ट्रक्चरलिज्म। देन विलियम जेम्स फोकस्ड ऑन हाउ द माइंड अलाउज पीपल टू फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड। इन्होंने बताया कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड में पीपल का माइंड फंक्शन करता है, एंड हाउ पीपल वर्क, प्ले, अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, अ व्यू पॉइंट ही कॉल्ड फंक्शनलिज्म। तो इन्होंने बोला कि जब हम माइंड के स्ट्रक्चर के बजाय अगर माइंड के फंक्शन की स्टडी करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों के बिहेवियर को डिफाइन कर पाएंगे। He was heavily influenced by Charles Darwin. आपने अभी पढ़ा कि एक तरीके से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, तो चार्ल्स डार्विन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। चार्ल्स डार्विन का जो कंसेप्ट था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि हम किसी भी एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए खुद को सर्वाइव करते हैं, तो ये उनके आइडिया से काफी प्रभावित थे, और उनके आइडिया को लेके आइडियल मान के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट या अपना फंक्शनलिज्म स्थापित किया। So Charles Darwin ideas about natural selection in which physical traits that help animal adapt to his environment and survive are passed on its offspring. तो फिजिकल एरिया में या एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हम जो भी मोस्ट फिटेस्ट कंडीशन रहती है उसको हम अडॉप्ट करते हैं और हम सरवाइव करते हैं। फिजिकल ट्रेट्स could be added in survival, why could not behavioral traits do the same? तो ऐसा ही माइंड में इनकी क्वेश्चन क्रिएट हुआ और उस चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो चीज रियलिटी कि अगर फिजिकल ट्रेट्स के लिए हम सर्वाइवल के लिए हम जो भी फिजिकल ट्रेट्स हमारे जरूरी है उनको इम्पोर्टेंस देते हैं और जो नहीं जरूरी है उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे ही हमारे बिहेवियरल ट्रेट्स के साथ होता है कि अगर हमें अपना बिहेवियर किसी के सामने दिखाना है कि हम बहुत पोलाइट हैं, हम बहुत पोलाइट हमें बिहेवियर शो करना है, तो हम वहाँ पे उन ट्रेट्स को दिखाएंगे, बाकी ट्रेट्स को साइड कर देंगे, बाकी एक्टिविटीज को साइड कर देंगे या उन पर फोकस नहीं करेंगे। तो जहाँ पे हमें सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन उसके हिसाब से फंक्शन करने लगता है। ऐसा इनका मानना था कि हम इनके चार्ल्स डार्विन के कॉन्सेप्ट के आधार पर इन्होंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की ये था आपका फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट। देन बात आती है आपके जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म क्लियर हो? एक माइंड के स्ट्रक्चर की बात करता है, दूसरा माइंड के फंक्शन की बात करता है। एक विलियम जेम्स का है कॉन्सेप्ट, एक है आपका एडवर्ड की विलियम वुल्फ के स्टूडेंट है। यस मैम, समझ में। ग्रेट। अब जेस्टाल्ट की बात करेंगे। जेस्टाल्ट क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये जेस्टाल्ट का पंच लाइन है या टैग लाइन है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब आप अगर किसी भी चीज को परसीव करना है, आपको समझना है, तो उसके पार्ट्स को सम करके मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, या फिर अगर आपके सामने कुछ चीजें रख दी जाएं और बाकी हटा दी जाएं, तो भी आपका माइंड उन चीज को एज इट इज परसीव कर लेगा, असेस कर लेगा कि सपोज आपका फोन रखा है, आपका वर्ड है, तो थोड़ा सा फोन दिख रहा है तो आप उस थोड़े से फोन को समझ जाएंगे कि ये इतना जो हिस्सा दिख रहा है इतना हिस्सा ही नहीं है, बल्कि कंप्लीट फोन ये रखा हुआ है जो भी कवर्ड है किसी क्लोथ के द्वारा या किसी भी। Gestalt psychology क्या कहती है? Early perspective in psychology focusing on perception, sensation, particularly perception of pattern and whole figure. तो अभी तक हम consciousness की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे perception और sensation की बात करते हैं। किस तरीके से इस एरिया में रिसर्चर्स हुए।
ठीक है। जेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट है इसमें आते हैं कोफका, कोहलर, वर्दाइमर। तो वर्दाइमर का नाम इस तरीके से फेमस हुआ कि वर्दाइमर बिलीव दैट साइकोलॉजिकल इवेंट्स सच एज परसीविंग द सेंसिंग could not be broken down into any smaller elements and still अभी properly understood। तो जैसे स्ट्रक्चरलिज्म ने बोला कि कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके स्टडी कर सकते हैं, फंक्शनलिज्म ने कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही वर्दाइमर ने भी कहा कि हम जो भी चीजों को परसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हम उन्हें स्मॉलर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करके नहीं बल्कि एज अ होल कंप्लीट फिगर के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ स्मार्टफोन बट देन नो लॉन्गर अ स्मार्टफोन। जब आपने स्मार्टफोन का पार्ट देखा, आपके सामने स्मार्टफोन नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आइडिया है कि हाँ स्मार्टफोन कंप्लीट है, उसको आपने ब्रेक डिवाइड नहीं किया, उसको एज अ कंप्लीट फिगर के फॉर्म में समझ रहे हैं। यू हैव अ पाइल ऑफ अनकनेक्टेड बिट्स एंड तो उनको आप कनेक्ट करके एज अ कंप्लीट फिगर के फॉर्म में देख सकते हैं। Or just a melody is a made up of individual notes that can only be understood if the notes are in correct relationship one another. So perception can only be understood as a whole or entire event. तो आपको जैसे किसी गाने की एक एक वर्ड याद आ रहे हैं या कोई लिरिक्स या कुछ शब्द याद आ रहे हैं, तो उनको आप एक साथ कनेक्ट करके एज अ पोएम, एज अ सॉन्ग, उसको एज अ होल रिमाइंड करते हैं, एज अ होल इवेंट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो कभी भी हम एज अ पार्ट्स में चीजों को परसीव नहीं करते। ऐसा स्टार्ट का कहना था, हम चीजों को, इवेंट को, कनेक्टिविटी को एज अ होल परसीव करते हैं। Wertheimer and others believe that people naturally seek out pattern in the sensory information available to them. तो वर्दाइमर का मानना था कि हम नेचुरल पैटर्न के फॉर्म में, एज अ होल के फॉर्म में, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी हमें अवेलेबल होती है उनको हम अंडरस्टैंड करते हुए एज अ कंप्लीट फिगर के रूप में परसीव करते हैं। ये जेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो जेस्टाल्ट जर्मन वर्ड है, जेस्टाल्ट इस तरीके से लिखते हैं, जिसका मतलब ही है, जर्मन वर्ड का मतलब ही है एज अ ऑर्गेनाइज्ड होल या कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, या कंप्लीट फिगर या गुड फिगर भी कहते हैं, which is fixed well with focus on studying whole pattern rather than small pieces of them. तो स्मॉल पीसेस ऑफ को हम एज अ होल कंप्लीट पैटर्न के रूप में परसीव करके, फोकस करके एज अ कंप्लीट फिगर के रूप में हम परसीव कर पाते हैं। टुडे जेस्टाल्ट आइडियाज आर पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अभी जेस्टाल्ट का जो आइडिया है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रूप में स्टडी कर रहे हैं। अ फील्ड फोकसिंग नॉट ओनली ऑन परसेप्शन बट आल्सो लर्निंग, मेमोरी, थॉट प्रोसेसिंग एंड प्रॉब्लम। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साइड से पहले इनिशियली जेस्टाल्ट सिर्फ परसेप्शन पे फोकस कर रहा था, पर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा और इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने इस चीज को अडॉप्ट किया, जेस्टाल्ट के आइडिया को, और उसमें और भी कॉग्निटिव फंक्शंस की स्टडी की जाने लगी। उसमें लर्निंग, मेमोरी, थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। तो बेसिक है जेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट था। अब हम सिगमंड फ्राइड का साइकोएनालिसिस इन शॉर्ट देखें या फिर हम कल शुरू करें? अभी आपकी 7 बजे से नेक्स्ट क्लास है? जी मैं क्लास कर रहा हूँ। मेरा 7 बजे क्लास है हमारी। ठीक है, तो शांति पाठ करते हैं, फिर कल की क्लास। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैम इसके लिए कोई बुक रिकमेंड करना साइकोलॉजी के लिए? एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ना चाहो, बाकी ये सब मैंने जो आपके नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी और सिसरेली की बुक है, साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की, इंग्लिश में, हिंदी में उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान की बुक है, और एनसीईआरटी में बेसिक आपको मिल जाएगा एग्जाम के बेसिस पे। तो आप 11 की एनसीईआरटी अभी ये फर्स्ट चैप्टर के लिए है, बाकी 11 12 की एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं। साथ ही सिसरेली की बुक सफिशिएंट है। मैम हाँ जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि बुक से ही रिलेटेड, यहाँ जैसे कर्नाटका में केसेट एग्जाम के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो योगा नहीं है ऑप्शन में, तो साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मेरा एमएससी इन योगा थेरेपी एंड काउंसलिंग है। तो उसके लिए साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक अगर कुछ रिकमेंड कर सकते हैं मैम?
साइकोलॉजी का वो मतलब जो सिलेबस है उस बेसिस पे, जैसे जनरल साइकोलॉजी के लिए जैसे कि यूजीसी नेट के लिए साइकोलॉजी होगा वैसे ही है वो केस सेट के लिए। वैसे ही चीज तो आपका स्पेसिफिक यूनिट Recording stopped. आपको देखना होगा, ठीक है। तो जनरल मैम, साइको